ओके, क्लास 10 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोइट्री 3.1 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं सारी पोइट्रीज को पहले कंप्लीट कर रही हूँ, तो ये सेकेंड लास्ट पोइट्री है। अब तक हम लोग कर चुके हैं विद द माइंड इज विदाउट फियर, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, एनिमल्स, द पुलिस, अब नाइट्स ऑफ द स्कॉर्पियन और लास्ट है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। तो 6 पोइट्री में आपका 10 मार्क का वेटेज है पेपर में। पोइट्रीज के बाद हम लोग पोइट्री का ग्रामर करेंगे, उसका मैं ओरल टेस्ट लूंगी ऑनलाइन। मैंने आप लोगों को कल मैसेज किया था कि हर मंडे एंड फ्राइडे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का ऑनलाइन टेस्ट है, तो उसी टाइम पे मैं इंग्लिश की पोइट्रीज के बारे में भी पूछूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.1 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब तो पता है आपको, बिच्छू होता है। तो ये पोइट्री लिखी है निज़म एज़ेकियल ने, 1924-2004 इनका पीरियड था। ये एक इंडियन जूइश पोइट थे, एक्टर थे, प्ले राइटर थे, क्रिटिक थे। क्रिटिक मतलब समीक्षा करने वाले या अपनी ओपिनियन रखने वाले, गलतियां निकालने वाले जनरली बोलते हैं। ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन द पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री। पोस्ट कॉलोनियल मतलब जब इंडिया आज कॉलोनीज जब यहाँ से हट गई थी ब्रिटिश की, तब उस टाइम के सबसे फेमस पोइट हुए थे ये इंडिया के। लिटरेरी हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताने वाले, स्पेशली फॉर द इंडियन राइटिंग ऑफ अ वाइडर रेंज। तो ये तो हो गया पोइट के बारे में। आपको हमेशा हर पोइट्री का जो हेडिंग है वो याद रखना है और उसके पोइट का नाम याद रखना है, क्योंकि एप्रिसिएशन में पोइट का नाम पूछते ही है और पोइट का टाइटल भी पूछते हैं, पोइट्री का टाइटल पूछते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो हमेशा हर पोइट्री की याद रखना, सिर्फ 6 ही है। अब अभी जो हमारी पोइट्री चल रही है उसके ऊपर आते हैं। ये जो पोइट्री है ना, ये एक छोटे मोटे एक इंसिडेंट की तरह है। लाइन बाय लाइन वो इंसिडेंट चलते जाता है, एक रात का इंसिडेंट है। और लास्ट में आपको पता चलता है कि मदर के सेल्फलेस लव के बारे में थी ये पोइट्री। अब पोइट की जो मदर है उसको एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था, डंक मार लिया था गाँव में। तो किस तरह से उस मदर को सफ़र करना पड़ा, गांव वालों का रिएक्शन क्या था, पोइट के फादर का रिएक्शन क्या था, और फाइनली उसकी मदर जब ठीक हुई तो सबसे पहले वर्ड्स जो उसके मुंह से निकले थे वो क्या था, तो उसके बारे में ये पोइट्री है। इस पोइट्री में आपको ये साइंटिफिक रीजंस भी मिलेंगे और जो ये होते हैं ना अपने सुपरस्टिशंस जो होते हैं उससे भी रिलेट करती है पोइट्री। अब आपको यहाँ पर है ना वार्मिंग अप में दिया था कुछ सुपरस्टिशंस और उसके लिए क्या इम्प्लाई होता है, व्हाट इज इम्प्लाई ये वाला। जैसे स्मैशिंग अ मिरर, आप अगर कांच को तोड़ देते हो तो बोलते हैं कि 7 साल तक अभी बैड लक चलने वाला है। तो वैसे ही टाइप के आपने भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस सुने होंगे और उनसे क्या होता है ये आपको फिल करना है। जैसे अगर अपना बिल्ली रास्ता काट देती है, या घर से निकलने से पहले अगर हम छींक देते हैं, तो फिर बच्चों को काला टीका लगाते हैं, ये सब सुपरस्टिशंस है। एंड वॉट इट इम्प्लाइज ये आपको फिल करना है। अब पोइट्री पे आते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, 10 hours of a steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। तो अभी पोइट बोलते हैं कि मुझे वो रात बहुत अच्छे से याद है जब मेरी मदर को स्कॉर्पियन ने काट लिया था, डंक मार लिया था। स्टंग मतलब डंक मारना या बाइट करना। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। तो अभी जो पोएट है वो एक गांव में रहता है और गांव में ऐसे गेहूं चावल की बोरियां रखी रहती है, तो उनके नीचे कभी कभी बारिश के टाइम पे कीड़े मकोड़े आते हैं और अपनी पनाह लेते हैं, मतलब रुकते हैं वहां पर। तो अभी जो पोएट है उसके गाँव में 10 घंटे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और एक स्कॉर्पियन जो एक बिच्छू है वो वहां से बचने के लिए, उस बारिश से बचने के लिए उनके घर में आया और सैक मतलब बोरी, जो चावल की बोरी है उसके नीचे छिप गया। स्टडी मतलब लगातार बारिश हो रही है। ड्रिवन हिम, उसको बारिश से बचने के लिए, वो नहीं आना चाहता था किसी के घर में, लेकिन उस बारिश से बचने के लिए उसको आना पड़ा। क्रॉवल मतलब रेंगते हुए, बिनिथ अ सैक ऑफ अ राइस। अब इसके बाद क्या हुआ, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश अ डायोबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, he risked the rain again। अब हो सकता है कि पोइट की मम्मी वहां से गुजर रही हो, गलती से बिच्छू वगैरह पे कुछ टच हो गया हो, तो जो बिच्छू है उसने
पार्टिंग विथ हिज पॉइजन मतलब उसकी जो पूंछ में पॉइजन होता है, डंक जनरली बिच्छू पूंछ से मारते हैं, तो अब उसने अपना जो पॉइजन है पोएट की मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और फ्लैश ऑफ अ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, डायबोलिक का मतलब होता है हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ डेविल और विकेट, तो वो अपनी पूंछ को इस तरह से एकदम उसकी पूंछ जो है ना वो डेविल तरीके से दिख रही थी उस डार्क रूम में। और वो काटने के बाद बिच्छू को ये समझ में आ गया कि अगर लोगों ने उसको पकड़ लिया तो ऑब्वियसली वो नहीं बचने वाला, तो उसने काटने के बाद क्या किया, वो वापस रेन में चला गया। ही रिस्क्ड द रेन अगेन, वो वापस अपने आप को रेन में भिगाने के लिए चला गया, उसने रिस्क लिया और रेन में चला गया। फर्स्ट पैसेज में वो रेन से बचने के लिए आया था, सेकेंड पैसेज में वो वापस रेन में चला गया था। यहाँ पर मैंने कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं, प्लीज आप लोगों को भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, क्योंकि मैं आपको जब ओरल टेस्ट लूंगी तो ये वर्ड्स के मीनिंग भी पूछने वाली हूँ, एंड पोइट्री में आपको किस पैसेज में क्या समझा वो भी पूछने वाली हूँ। द पीजेंट केम लाइक swarm of flies and burst the name of a god 100 times to paralyze the evil one। तो जैसे ही ये खबर पहुंची कि पोएट की मदर को बिच्छू ने डंक मार लिया है, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, जो आजू बाजू के लोग थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोएट गांव में रहते थे, तब की ये स्टोरी है, तब का ये नरेटिव है पूरा उनका। तो जो फार्मर्स है वो आजू बाजू के लोग एकदम बहुत सारे भीड़ जमा हो गई वहां पर अचानक। The peasants came like swarm flies, swarm flies मतलब जैसे मक्खियां आती हैं ना गुनगुन गुनगुन करती हुई, वैसे बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए। And burst the name of a god 100 times, और वो लोग क्या करने लगे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि बिच्छू का काटना बुरा माना जाता है, डेविल वगैरह की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उस डेविल को हराने के लिए उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, बुत बनाना शुरू कर दिया। किस लिए? टू पैरालाइज द इविल वन, ताकि वो जो बिच्छू है वो अपनी ये इविल एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। जो डंक है वो उसकी मदर के पैर में जा चुका है, आगे आपको पता चलता है कि उनके पैर में काटा था, डंक मारा था। तो जो इविल एक्टिविटी हुई है अभी, जो बिच्छू डंक मार के गया है, तो वो एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए सैकड़ों फार्मर्स वहां पर आए, ऐसे मक्खियों का जैसे झुंड आता है, और वो गुनगुन गुनगुन करके भगवान का नाम लेने लगे। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked wall। अब आने के बाद उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम तो लेने लगे, उसके साथ ही वो अपने कैंडल्स और लालटेन्स वगैरह जो होते थे गांव में, क्योंकि लाइट्स वगैरह शायद नहीं थी उस टाइम पे या अंधेरा था, तो वो लोग लालटेन और कैंडल लेकर उस स्कॉर्पियो को ढूंढने गए। और ढूंढते हुए उनकी जो शेडो थी फार्मर्स की और लोगों की, वो ऐसा लग रहा था कि मड बेक्ड वॉल मतलब जैसे गांव में मिट्टी की दीवारें होती है ना, तो उन मक्ड बेक्ड वॉल्स पर जैसे स्कॉर्पियो के बड़े बड़े शेडोज आ रहे। तो जो फार्मर्स थे वो ढूंढते हुए, उनके शेडोज ऐसे लग रहे थे जैसे ये खुद ही बड़े से स्कॉर्पियो और उनके शेडोज बनते जा रहे हैं। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वाज नॉट फाउंड। तो अभी उन्होंने स्कॉर्पियो को ढूंढा, लेकिन अब बारिश में और इतनी रात को तो वो स्कॉर्पियो उनको नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said। तो अब उन्होंने अपनी टंग को ऐसे बोलते हैं करना, वो सब क्लिक्ड करना शुरू किया, और अब जो पॉइजन था स्कॉर्पियो का, वो जो पोएट है उनकी मदर की बॉडी में जाते जा रहा था। हर मूवमेंट जैसे जैसे वो स्कॉर्पियो का पॉइजन उनकी मदर के ब्लड में जाते जा रहा था, लोग इस तरह से बातें करते जा रहे थे। ये 5 चीजें मैंने यहाँ पे टिक की है। यहाँ से पता चलता है कि वो लोग अंधविश्वासी थे, वो उस चीज को मतलब स्कॉर्पियो के कट करने पे या सांप के कट करने पर अभी हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाता है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर क्या क्या बातें की, उससे पता चलता है कि ये लोग किस तरह से सुपरस्टिशंस को बिलीव करते थे, गांव के लोग थे। तो लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, मे ही सिट स्टिल, दे सेड। उन्होंने सबसे पहले बोला कि अगर स्कॉर्पियो एक जगह रुक जाता है तो शायद हो सकता है कि वो डंक निकल जाए। मे ही सिट स्टिल, ही यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए वर्ड यूज किया गया, मदर के लिए नहीं है। मदर के लिए तो ऑब्वियसली शी आएगा, तो उसको तो बोल नहीं रहे थे कि शांति से बैठ जाओ। मे ही सिट स्टिल। सेकेंड उन्होंने बोला कुछ लोगों ने, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड। कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के पाप है, सिंस हम लोगों ने पहले भी ये वर्ड पढ़ा है, उसका मतलब होता है पाप,
तो तुम्हारे जो पिछले जन्म के पाप है शायद वो आज की रात सारे खत्म हो जाए, बर्न हो जाए। तो जो फार्मर्स थे और जो नियर बाय पीपल थे उनके हिसाब से जो आपको ये स्कॉर्पियन ने डंक मारा है वो सब तुम्हारे पिछले जन्म की पापों से मुक्ति दिलाने के लिए है, या जो भी तुम आज सफर कर रही हो वो मिसफॉर्चून है, इविल है, ये सब चीजें मानना शुरू कर दिया था। तो कुछ लोगों ने बोला मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। तो तुम्हारा जो अभी जो तुम सफर कर रही हो, अभी जो तुम्हें पेन हो रहा है, हो सकता है कि अगले जन्म का जो दुर्भाग्य है उसको कम कर दे। मतलब तुम्हें जो तकलीफ हो रही है उसको इन्होंने भाग्य, दुर्भाग्य, पाप, पुण्य इन सब से ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। फिर कुछ लोगों ने बोला मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन द अनरियल वर्ल्ड। तो जो भी इविल और जो भी अच्छी चीजें हैं वो सारी चीजें मिलकर आज बैलेंस हो जाएगी। मतलब तुमने जो भी पाप किए होंगे आज इस सफरिंग की वजह से वो सब बैलेंस हो जाएंगे इस अनरियल वर्ल्ड में। मतलब ये जो दुनिया वगैरह जो है जनरली, जिसको सुपरस्टिशंस वाले या जो संत महात्मा होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये दुनिया सिर्फ एक माया है, अनरियल है, बाकी सच्चाई तो सिर्फ भगवान के चरणों में है, वैसे टाइप का। तो इनके अकॉर्डिंगली भी मे द सम ऑफ ऑल इविल, तुम्हारे सारे पापों को आज जो अब तुम्हारे पुण्य है उनके साथ बैलेंस कर दिया जाएगा। किसके साथ में? अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। तो ये पूरा यहाँ तक है। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। तुम्हारे पाप और पुण्य आज बैलेंस हो जाएंगे। बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और जो तुम्हारे पाप है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे तुम्हारे पेन की वजह से। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। और उन्होंने क्या बोला कि ये पॉइजन तुम्हारे फ्लैश को, मतलब तुम्हारी बॉडी अंदर से जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, तुम्हारी आत्मा है, उन सबको प्योरीफाई कर देगी। मतलब तुम जो ये सफर कर रही हो, जो बिच्छू ने तुम्हारे अंदर ये पॉइजन डाला है, उन सब की वजह से तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जो डिजायर है, तुम्हारे जो पाप है वो सब प्योरीफाई हो जाएंगे। तो ये 5 लाइन्स उनके सुपरस्टिशंस को दिखाती है। मे बी फर्स्ट वन तो नहीं होगी, मे ही सिट स्टिल, लेकिन ऐसा मानते थे कि अगर बिच्छू जो है वो एक जगह रुक जाए तो वो डंक वहां से खत्म हो जाएगा। अब आगे they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. अब इसके बाद क्या किया उन्होंने? स्कॉर्पियो को ढूंढने की कोशिश की, स्कॉर्पियो नहीं मिला, इस तरह से बातें कर ली उन्होंने। अब लास्ट में उन्होंने क्या किया, मदर को सेंटर में रखा और उसके आजू बाजू फ्लोर पर वो लोग सब बैठ गए और हर एक के चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान समझ रहा है, मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि उसको पता है क्या चल रहा है। उसके चेहरे पर एक शांति का भाव है। जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अजीब सी इमोशंस आ जाते हैं कि हाँ हमको पता चल गया। तो उसी तरह से वहां के जो लोग थे उनके चेहरे पर पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, शांति आ गई थी उनके चेहरे पर कि अब उनको पता है आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ तक कि हमारी पोइट्री में था कि फार्मर्स की मदर को बिच्छू ने डंक मारा था। तो किस तरह से पोएट की मदर को बिच्छू ने डंक मारा था, तो किस तरह से जो रूरल पीपल्स थे उन्होंने सुपरस्टिशंस लिए किस तरह से बिलीव किया। अब आगे पोएट के फादर भी आते हैं। तो इसके बाद मोर कैंडल्स, मोर लैटन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन। तो इसके बाद क्या हो रहा है, और बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए। तो और कैंडल्स लाए, बहुत सारे लैंटेन्स वगैरह लेकर आए, और नेबर्स आए, और बारिश की वजह से बहुत सारे और इंसेक्ट्स आ गए, और रेन कंटिन्यूसली चल रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। तो अभी जो पोएट की मदर है अभी दर्द से तड़प रही थी। ट्विस्टेड मतलब यहाँ वहाँ जैसे कुछ पेन होता है तो हम लोग स्टिल नहीं सो सकते, एक जगह पर ऐसे स्ट्रेट नहीं सो सकते। तो वैसे उनकी मदर भी है वो ट्विस्ट हो रही थी, यहाँ वहाँ टर्न कर रही थी। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, ग्रोनिंग मतलब होता है एक, जैसे दर्द होता है तो हम लोग कैसे शांत भी नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाते रहते हैं आ दुख रहा है। तो वैसे ही उनकी मदर भी वो पेन, वो ग्रीफ में अपनी जो साउंड निकाल रही है उसको बोलते हैं ग्रोनिंग। मैट मतलब चटाई। तो यहाँ तक मदर का हो गया। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट। अब जो पोएट के फादर है वो जो जनरल बिलीफ थी, जैसे सुपरस्टिशंस वगैरह में बिलीफ थी, वो उन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो रैशनलिस्ट थे, मतलब सोचते थे कि रीजंस के साथ में ये चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है,
अपने नॉलेज, अपनी ओपिनियन वाले थे। तो उन्होंने यहाँ पर ये जो फार्मर्स वगैरह कर रहे थे, जो नेबर्स कर रहे थे, उनको रोका नहीं, लेकिन अपनी तरफ से भी ट्राई किया कि वो मदर ठीक हो जाए। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। तो उन्होंने हर वो चीज़ ट्राई की, मतलब उन्होंने उसको पाप भी समझा और तो मतलब श्राप भी समझा, या फिर पुण्य भी, दुआएं भी की, सब किया, क्योंकि उनको उस वक्त लग रहा था कि किसी भी तरह से उनकी वाइफ ठीक हो जाए। इसके अलावा उन्होंने पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, जो समझ में आया वो सब उनके घाव पे लगाना शुरू किया। हाइब्रिड मतलब 2-3 पौधों को मिक्स करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं। हर्ब मतलब अपना जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं ना, तुलसी वगैरह, ये सब। इसके अलावा ही इवन poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it। उन्होंने पैराफिन मतलब होता है केरोसिन। तो अभी यहाँ से आपको पता चलता है कि बिच्छू ने ना, जो मदर है पोएट की, उसके टो, पैर की जो उंगलियां रहती है, उस पर काटा था। तो वहां पर उन्होंने केरोसिन छिड़का और घाव को वहां से खत्म करने के लिए उसको आग भी लगाई, थोड़ा सा उसको जला भी दिया। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। तो जब वो आग लगी तो पोएट को ऐसा लगा कि मेरी माँ उस आग को पी रही है, फीड कर रही है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मतलब वो जो आग है, वो जो आग है वो उनकी मदर पे फीड कर रही है, मतलब आग माँ को निगल रही है, उस टाइप से उनको लगा। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैनिटेशन। उसके अलावा पोएट ने देखा कि कोई वहां पर एक होली मैन, मतलब कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु संत या पवित्र आदमी वहां पर आया है, और वो उस आग में अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है, मतलब मंत्र बोल रहा है। इनकैनिटेशन मतलब द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स द काम टू हैव अ मैजिकल पावर। तो उसने इस तरह से मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। तो इनके फादर ने ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हर वो चीज ट्राई की, भले ही वो सुपरस्टिशंस हो, साइंटिफिक तरीका हो, कुछ भी हो, क्योंकि जब भी कोई अपना तकलीफ में होता है ना, तो हम ये सारी चीजें बिलीव नहीं करते हैं, जो जैसा जो है किसी भी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन इनके फादर रैशनल थे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं किया, अपनी तरफ से दवाई वगैरह लगाना भी ट्राई किया। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। तो तकरीबन 20 घंटे बाद उनका जो माँ है, उनका दर्द चला गया, वो जो डंक था उनके अंदर से वो निकला। और जब माँ होश में आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? माई मदर ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड मी ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। उन्होंने सबसे पहले जो लाइन बोली थी 20 घंटे की सफरिंग के बाद, कि थैंक गॉड स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मुझे चूज किया कट करने के लिए, और मेरे बच्चों को बख्श दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो इस पोएट्री से हमको पता चलता है कि वो जो मदर थी, वो उसका कितना सेल्फलेस लव था। मतलब इतना कुछ उसने सफर किया, और उसके बाद भी भगवान को वो शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर रही है कि भगवान ने उनको ठीक कर दिया, वो इसलिए भगवान को थैंक यू बोल रही है कि उस स्कॉर्पियन ने अच्छा हुआ मुझे काटा, मुझे डंक मारा। क्योंकि कोई भी माँ है ना, अपने ऊपर तकलीफें सहन कर लेती है, लेकिन उनके बच्चों को अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो वो कभी सहन नहीं कर पाती। तो इसलिए ये जो पोइट्री थी उसमें अंधविश्वास था, साइंटिफिक चीज़ें थी, माँ का लव था, पोइट की थिंकिंग थी, जो वहाँ के जो लोग हैं, उनके नेबर्स के रूरल लोग हैं। तो इस तरह से ये पोइट्री थी। अब इस पोइट्री को नाम दिया था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। पूरी रात वो स्कॉर्पियन वहां पर नहीं था, लेकिन पूरी रात उस स्कॉर्पियन के बारे में ही बात हुई, उस स्कॉर्पियन के डंक के बारे में ही सब चीजें चल रही थी, इसलिए इस पोइट्री को नाम था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइस वगैरह है जो डायरेक्टली मैं यहीं पर बताती हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब जो वर्ड्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, स्टंग मतलब बाइट करना, कट करना या डंक मारना टाइप, और स्टडी मतलब तो ऑब्वियसली लगातार कंटिन्यूअसली, क्राउल मतलब धीरे धीरे रेंग के चलना, पार्टिंग मतलब सेपरेट, उसने अपना पॉइजन अपने से सेपरेट किया और पोएट की मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स होता है। पैरालिसिस का ऑलरेडी दिया हुआ है, पैरालिसिस मतलब टू स्टॉप एन एक्टिविटी, जैसे को बोलते हैं ना, जो पैरालिसिस अटैक आ गया, तो पैरालिसिस का मतलब होता है उसके उस बॉडी के उस पार्ट ने काम करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया काम करना।
फिर ये प्लीज नंबरिंग लिख लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है कि कहाँ से पता चलता है आपको कि जो पीजेंट्स थे वो सुपरस्टिशंस वगैरह थे। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन दी हो तो इविल और गुड एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीथीसिस। एंटी मतलब ऑपोजिट, थीसिस मतलब आइडिया। इसके अलावा यहाँ पर रिपीटेशन था, मोर 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 रिपीट हो रहे हैं। ओनोमेटोपोइया था, क्योंकि जो साउंड होती है किसी चीज की उसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। तो यहाँ पे जो ग्रोनिंग था, दर्द से चिल्लाने की जो आवाजें थी, वो यहाँ पर ये वाला पोएटिक डिवाइस है। फिर ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। कर्स और ब्लेसिंग भी ऑपोजिट होते हैं। कर्स मतलब होता है श्राप देना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना या दुआ करना, तो ये भी एंटीथीसिस है। पैराफिन मतलब केरोसिन है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। ऐसा लगा जैसे आग मेरी मदर को मतलब खाने के रूप में खा रही है, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे को फीड करना है, तो जो फ्लेम थी, जो आग थी, वो मदर को निगल रही है, फीड कर रही है। तो फीड करना ना इंसानी क्वालिटी होती है, खाना खाना अपने आप को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पर है ना कुछ लाइंस जो आपको फर्स्ट ही दिया हुआ है कि 1 to 7 लाइन, 8 to 13 एंड 34 to 48 लाइंस में क्या क्या चीजें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर्स भी लिखा था। यहाँ तक आपकी 7 लाइन खत्म होती है। इसमें था कि वो स्कॉर्पियो डंक मार के चला गया वहां से। फिर उसके बाद लाइंस खत्म होती है कि यहाँ पर 33, यहाँ तक क्या देखा था, गांव वालों ने किस तरह से अंधविश्वास वगैरह किया, एंड उसके बाद लास्ट 48 पे मदर किस तरह से ठीक हुई और उन्होंने क्या क्या किया था। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पूछा हुआ है 1 to 7 में, द स्कॉर्पियंस कम इनटू द होम टू एस्केप द रेन एंड स्ट्रिंग द पोएट्स मदर। तो फर्स्ट 7 लाइन से हमको पता चला कि स्कॉर्पियन आया, उसकी पोएट की मदर को डंक मारा और फिर चला गया। 8 to 33 लाइन्स के बीच में हमको पता चलता है कि किस तरह से फार्मर्स और जो नेबर्स थे, रूरल पीपल थे, वो सुपरस्टिशंस थे एंड उन्होंने क्या क्या किया। 34 to 48 लाइन के बीच में जो पोएट के फादर है, जो स्पेक्टिक और रैशनलिस्ट है, उन्होंने क्या क्या किया, एंड फाइनली जब मदर ठीक हुई तो उन्होंने किस तरह से थैंक यू बोला। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें आपको 3 अलग अलग टेबल्स बनाकर दिए हैं। तो इन टेबल्स में बैकग्राउंड, सेटिंग ऑफ द पोएम, टाइप, ये एक रूरल की पोइट्री है ऑब्वियसली, क्योंकि फार्मर्स वगैरह आए थे, लोगों ने किस तरह से सुपरस्टिशंस वगैरह में बिलीव किया। क्योंकि यार शहरों में अगर कोई बिच्छू काट देता तो सबसे पहले हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इस तरह से राउंड बनाकर बैठकर मंत्र मंत्र पढ़ने नहीं लगते। तो कौन सी लाइन से आपको लगा कि ये रूरल की पोइट्री थी? तो वो जो लाइन्स थी ना कि जो ये पीजेंट केम लाइक अ स्वान ऑफ फ्लाइज, फिर वो कैंडल और लैंटर्न्स लेकर स्कॉर्पियो को ढूंढ रहे हैं, और ये सब चीजें जो उन्होंने बोली थी, वो सब चीजों से आपको पता चलता है कि ये रूरल की पोइट्री है। उसके बाद स्कॉर्पियन के बारे में पूछा हुआ है, टिमिड और डेंजरस। टिमिड मतलब डरपोक, तो डरपोक था, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि वो हाइड हो गया था बिनीथ ऑफ अ सैक ऑफ राइस, राइस की जो बोरी थी उसके पीछे छुप गया था, और जैसे ही उसने डंक मारा, अफ्रेड, चला गया वहां से, इज अफ्रेड ऑफ द पीपल एंड गोस बैक, लोगों से डर गया था और वहां से चला गया था। डेंजरस था क्योंकि उसका डायबोलिक टेल था और उसको इविल वन बोला गया, इसलिए उसको डेंजरस बोलते हैं। अब यहाँ पर पोइट्री में बहुत सारी चीजें ना इमेजिनरी बोली गई है, मतलब अगर सीधा सीधा मीनिंग लोगे तो उन्होंने लोगों को मधुमक्खियां बोला, तो ये सब चीजें जो है वो किस चीज को बताती है। तो लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज पीजेंट्स, व्हाट डज द इमेजिनरी सजेस्ट अबाउट देम? दे केम लाइक अ स्वार्म ऑफ फ्लाई। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि बहुत ज्यादा लोग थे, लार्ज नंबर्स, जैसे मक्खियां आती है ना एक साथ पूरा झुंड टू झुंड, वैसे ही वो लोग आए थे। दे बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड्स, गॉड्स नेम्स, बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड्स मतलब उन्होंने गॉड का नाम लिया, गॉड्स नेम सॉफ्टली एंड कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो प्लीज लिख लेना, गॉड्स नेम सॉफ्टली एंड कंटिन्यूसली। They threw giant scorpion shadow on the mud-backed walls. Because of the lanterns, though जो villagers थे, villagers' shadow looked like a shadow of a huge scorpion. They clicked their tongue.
तो उन्होंने आवाज निकालना शुरू किया अपनी टंग से। दे मेड सॉरोफुल एंड फ्राइटेंड साउंड। जैसे अगर कोई तकलीफ में होता है तो हम लोग आवाज निकाल रहे हैं, जनरली तो हम लोग चिढ़ाने के लिए निकालते हैं कि अगर कोई गिर गया तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो वैसी वाली साउंड, मतलब यहाँ चिढ़ाने के लिए नहीं, बट यहाँ पर दुखी और डर की वजह से उन्होंने वो अपनी टंग से आवाज निकालना शुरू किया था। अब उसके बाद है चूज द अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। वैसे तो आपको ही ये सब चीजें करनी चाहिए थी, बट मैं ऑनलाइन लेक्चर में ये सब पूछने वाली हूँ, तो प्लीज टिक करके रखना। द चाइल्ड इज अफ्रेड बट एडमायर्स। तो जो पोएट है जब छोटे थे वो डरे हुए थे, लेकिन उनको एक तरीके से दिलासा भी था। क्यों? क्योंकि द ब्रेवरी ऑफ हिज मदर। उनको पता था कि मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो रिकवर कर लेगी। His father and the villagers panic and hastily suggest। जो उसके फादर और विलेजर्स जो पैनिक हो रहे थे वो रिलीजियस रेमेडी टू हेल्प, क्योंकि वो सब चीजें क्या कर रहे थे, हॉस्पिटल वगैरह नहीं लेके गए थे, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी नहीं किया था, रिलीजियस रेमेडीज मतलब मंत्र मंत्र बोलना, भगवान सब मानना, वो सारी चीजें कर रहे थे। द पोएट सीम्स टू सी द विलेजर्स एज अ इम्प्रैक्टिकल एंड ऑलमोस्ट इरिटेटिंग। कौन सी लाइन से पता चला आपको कि पोएट को विलेजर्स इम्प्रैक्टिकल और ऑलमोस्ट इरिटेटिंग लगते हैं? द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ ट्रेडिशन। तो पोएट जो है वो ट्रेडिशनल बिलीफ में बिलीव नहीं करता है। The poet seems to be the villagers as an impractical and almost irritating, which suggests that the poet is critical of tradition. Poet इन सब ट्रेडिशनल चीजों में बिलीव नहीं करता था। फोर्थ है दिस इज अ डैश पोएम एज इट टेल्स अ स्टोरी। नरेटिव, क्योंकि पोएट पूरा नरेट कर रहा है कि मेरी मदर, फिर किस तरह से लोग आए गए, तो ये नरेटिव स्टोरी है, इमेजिनेटिव या रिफ्लेक्टिव नहीं है। यूजिंग द फर्स्ट पर्सन गिव्स अ फीलिंग दैट इट इज टोल्ड अप फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पोएट ने स्टार्टिंग में फर्स्ट पर्सन लिखा था, आई रिमेम्बर, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से पोएट्री लिखी गई है। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन डिपिक्ट्स मदर का सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव, कि जब माँ ठीक हुई तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि थैंक गॉड कि स्कॉर्पियन ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं, मेरे बच्चों को बख्श दिया उसने। द पोएम डज नॉट हैव अ राइमिंग स्कीम, ऑब्वियसली ये तो पता है, फ्री वर्स है। The poem is titled Night of the Scorpion for the major part of the poem, क्योंकि पूरी जो थी ना वो स्कॉर्पियन इज द विक्टर करके उसमें बताया था। मदर फादर सब ठीक थे, लेकिन पूरी पोइट्री में आपको स्कॉर्पियन का जो डंक है उसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ने को मिला। द पीजेंट चैंट्स द नेम ऑफ द गॉड टू नलिफाई द स्ट्रिंगिंग एक्सपीरियंस। उन्होंने, जो लोग आए थे फार्मर्स लोग, उन्होंने भगवान का मंत्र उच्चारण शुरू किया। क्यों किया? ताकि जो वो डंक है वो निकल जाए, जो दर्द है वो कम हो जाए। उस नलीफाई मतलब खत्म करना, उस एक्सपीरियंस को जो उनकी मदर उस वक्त कर रही थी उसको नलीफाई करने के लिए। द क्लिक ऑफ द टंग रिफ्लेक्ट्स देयर डैश टू द प्रेडिकेमेंट। वो सब लोग साथ में आवाज निकाल रहे थे टंग से, उसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स किया उन्होंने। अब इसके बाद है फ्रॉम द पोएम प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है और कभी कभी स्टैंजा भी लिखा है, तो प्लीज वो लाइंस यहाँ पे लिख लेना, और इन केस अगर आपकी नोट टेक्स्ट बुक में ये सब चीजें नहीं आती तो नोटबुक में प्रॉपर्ली लिख लेना। द अटेम्प्ट बाय द पीजेंट टू हेल्प एलिविएट द मदर्स पेन। तो ये आपको है ना थर्ड पैरा से पता चलता है कि वो जो लोग थे वो हेल्प करना चाहते थे। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा और थर्ड पैरा, क्योंकि वो लोग सब लाइट फ्लार्टेन और कैंडल सब लेकर आ गए थे और भगवान का नाम बोलते बोलते जा रहे थे। तो ये फर्स्ट जो था ना कि जो पीजेंट्स थे वो हेल्प करना चाहते थे, कम करना चाहते थे मदर का पेन। कहाँ से पता चलता है? थर्ड पैसेज से। द एक्शन ऑफ दीज सेम पीजेंट टू किल द स्कॉर्पियन। जो पीजेंट थे वो क्या करना चाहते थे कि स्कॉर्पियन को मारना चाहते थे या पकड़ना चाहते थे। वो कैसे समझा? दे सर्च्ड फॉर हिम। द रिएक्शन ऑफ द रैशनल फादर, वो जो फादर से रिलेटेड पूरा पैसेज था ना वो सारी लाइन से पता चलता है रिएक्शन। ये माय फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट थे, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सचर, हाइब्रिड वगैरह। उसके बाद है फोर्थ, द वेरियस सुपरस्टिशंस वर्सेस द साइंटिफिक। अभी यहाँ पर ट्राइंग एवरी कर्स, ब्लेसिंग वगैरह, जो फादर थे ना उन्होंने सुपरस्टिशंस को भी बिलीव किया था और साइंटिफिक तरीके से भी मदर को ठीक करने की कोशिश की थी। तो
सुपरस्टिशंस का क्या था, वो फार्मर्स का था, लेकिन उसके अलावा जो फादर थे उन्होंने भी वो कर्स ब्लेसिंग किया, फिर वो होली मैन को बुलाया, ये सारी चीजें उनका सुपरस्टिशन शो करती है. एंड साइंटिफिक जो उन्होंने दवाई वगैरह यूज करना शुरू किया था वो साइंटिफिक. एविल वर्सेस गुड एंड बर्स्ट द नेम ऑफ द गॉड 100 times. ये लाइन जो थी ना वो एविल वर्सेस गुड शो करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वहाँ के जो लोग थे, रूरल लोग, उनके हिसाब से अगर जो बिच्छू है वो कुछ एविल एक्ट करके गया है या शैतान वगैरह है तो वो किससे जाएगा, भगवान के नाम से. तो वो एविल वर्सेस गुड करना चाहते थे कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान हमारा अच्छा करेंगे, तो ये पूरी जो एविल चीज हुई है उसको खत्म कर देंगे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. रीड द पोएम एंड कंप्लीट द टेबल शोइंग द क्वालिटीज ऑफ द फादर एंड द मदर गिविंग सफिशिएंट एविडेंसेस फ्रॉम द पोएम. तो फादर क्या थे, स्पेक्टिक थे, रैशनलिस्ट थे, लविंग थे, डेस्परेट थे. ये सारी चीजें आपको वहां से वो लाइन कि उन्होंने हर वो चीज की, इवन उन्होंने वो टो को तो बर्न भी कर दिया था, फायर भी लगा दिया था, तो वो सारी लाइंस पिक करके यहाँ पे लिखनी है. मदर थी, वो पेशेंट थी, लॉन्ग सफरिंग थी, ब्रेव थी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थी, सेल्फलेस थी. ये सारी चीजें आपको यहाँ से पोएट्री से पता चलेगी. वो जो मदर ट्विस्ट एंड टर्न हो रही थी ना, मदर ट्विस्ट थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, तो मदर को बहुत पेन हो रहा था एंड लास्ट में उन्होंने माय मदर ओनली सेड थैंक गॉड. तो ये सारी लाइन से पता चल रहा है कि इस पोइट्री में मदर लॉन्ग सफरिंग है, ब्रेव है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, क्योंकि 20 आवर्स तक उन्होंने वो पेन को सहन किया था. तो वो सारी लाइन्स यहाँ पे पिक करके लिखनी है आपको. पहले हमने सिर्फ क्वालिटीज लिखी है, फिर एग्जाम्पल करके लाइन्स लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 6 मैचअप. ये तो बहुत लोगों को अच्छे से आता होगा क्योंकि ग्रामर है, पोएटिक डिवाइस है. पहला है मेटाफॉर. मेटाफॉर इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है. हम लोग एज और लाइक वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं. जैसे यहाँ पर जो स्कॉर्पियन था उसको इविल से, बुरी आत्मा या बुरा कुछ है, उससे कंपेयर किया था. एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द साउंड. तो ये है द यूज ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, अल्फाबेट्स का रिपीट होना. ओनोमोटोपोइया मैंने आप लोगों को बताया था, वो साउंड, अ वर्ड विच रिसेम्बल्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स. सिमिली सीधा सीधा कंपैरिजन है विद लाइक और एज वर्ड से. तो पहले का है बी, सेकंड का है ए, थर्ड का है डी एंड फोर्थ का है सी. अब मैंने पोइट्री में करवाते टाइम ही आप लोगों को इस सब के एग्जाम्पल्स दिए थे, तो प्लीज ये वाली चीजें भी लिख लेना. लास्ट क्वेश्चन फिलहाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 8. अभी जो पोइट्री है ना वो थोड़ी बहुत इमेजिनरी थी, मतलब सीधे सीधे बोलने की बजाय ना कुछ चीजें इमेजिन करके बोली थी. तो वो 4 इमेजिनरी चीज थी: विजुअल इमेजिनरी, टैक्टाइल इमेजिनरी, साउंड इमेजिनरी एंड इंटरनल सेंसेशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो वो इमेजिनरी चीजें हमको थोड़ी दी है, थोड़ी लिखनी है. तो पोइट्री पढ़ने तक तो है ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं या घुमा फिरा के पूछते हैं ना, वो थोड़ा सा है ना, और उसके बाद ट्राई करना है ये सब चीज़ें कंप्लीट करने की. मोस्ट ऑफ दी तो मैंने बता दी है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके लिए रखी है वो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना. तो अभी विजुअल क्या था, इमेजिनरी जो दिखाई दे रहा था. स्कॉर्पियन ट्रैवलिंग बिनिथ अ सैक ऑफ राइस. स्कॉर्पिया रेंगते हुए आया, क्योंकि वो रेंगते हुए इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि पोएट को पता नहीं वो किधर से आया है, क्योंकि अगर पता रहता तो वो पहले ही उसको हटा देते ना. तो स्कॉर्पियन ट्रैवलिंग बिनिथ अ सैक ऑफ अ राइस. उसके बाद सेकेंड इमेजिनरी क्या था, विद द कैंडल एंड लैंटर्न. वो जो मड बेक्ड वॉल पर स्कॉर्पियन जैसी परछाई डाल रहे थे लोग, तो वो वाली लाइन वो दिख रही थी, लेकिन वो स्कॉर्पियो जैसी परछाई थी, ये इमेजिनेशन था पोएट का. अच्छे से पोएट को बताने के लिए पोएट्री को उन्होंने इमेजिन करके बताया कि उनकी परछाई ऐसे दिख रही है जैसे बड़े बड़े स्कॉर्पियो खुद ही चल रहे हो. तो वो जो लाइन है वो विजुअल इमेजिनरी है. विजुअल इसलिए क्योंकि हमको दिख रही है आंखों से, लेकिन फिर भी हम आंखों देखी बातों को भी इमेजिन कर रहे हैं. सेंस ऑफ टच, टच वाली जो थी उसमें एक दिया हुआ है, फादर पोरिंग पैराफिन ऑन द टो. ये मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है, एक्चुअली वो तो रियल था कि उसके फादर ने हर वो चीज की जो वो कर सकते हैं, केरोसिन तक छिड़क दिया. उसके अलावा था आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. ये भी एक सेंस ऑफ टच है कि पोइट को इस तरह से लगा जैसे आग मेरी माँ को निगल रही है, खा रही है, भक्षण कर रही है, वैसे टाइप का.
तो ये सेंस ऑफ टच है, उस चीज को देखकर उन्होंने क्या इमेजिन किया, क्या लगा उनको। साउंड इमेजिनरी, बर्स्ड द नेम ऑफ गॉड, दे क्लिक्ड देयर टंग्स, तो ये सब चीजें यूज की थी। इंटरनल सेंसेशन, फियर, पेन, ये सब हम चीजें सिर्फ सहन मतलब फील करते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपके इमोशंस में आ गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ, हमारी पूरी पोइट्री खत्म हुई। एक्चुअली तो मेरे को लास्ट पोइट्री भी आज ही खत्म करनी थी, लेकिन ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो लास्ट लेक्चर जो पोइट्री का होगा नेक्स्ट वीक में, उसके बाद में एक ग्रामर का लेक्चर होगा और उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर हम आगे के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ सारी पोइट्रीज और पोइट के नाम अच्छे से याद कर लेना।